गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्यवस्थापिका। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है अंग वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका जिसका प्रमुख कार्य होता है कानून बनाना। तो आज के इस लेक्चर में हम व्यवस्थापिका के बारे में ही अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं कि व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं। देखिए, चाहे किसी भी देश की व्यवस्थापिका हो, हर देश की व्यवस्थापिका मोटे रूप में कुछ कार्य करती हैं जो लगभग सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा किए जाते हैं। उनमें सबसे पहला कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का जो सबसे प्रमुख कार्य है वो है कानूनों का निर्माण करना। और व्यवस्थापिका विधेयकों का प्रारूप तैयार करती है, उन पर डिस्कशन करती है और फिर उन्हें स्वीकार करके कानून का रूप प्रदान करती है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन भी कर सकती है, पुराने कानूनों को समाप्त भी कर सकती है। दूसरा कार्य है व्यवस्थापिका का संविधान संशोधन संबंधी कार्य। देखिए, लगभग सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है। हालांकि कुछ देशों में ऐसा होता है कि व्यवस्थापिका सामान्य बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकती है, जैसे कि इंग्लैंड में। और कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पर कि यदि व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन करना चाहें तो उन्हें सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से अलग पद्धति अपनानी पड़ती है, जैसा कि भारत में और अमेरिका में। उसका कारण ये है कि जैसे हमारा ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है और अमेरिका का संविधान एक कठोर संविधान है। तीसरा कार्य है विमर्शात्मक कार्य। देखिए, व्यवस्थापिका को इंग्लिश में कहा जाता है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट शब्द बना है फ्रेंच भाषा के शब्द पार्लमेंट से। और ये जो शब्द है पार्लमेंट, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विचार के लिए सभा। यानी कि व्यवस्थापिका को अगर हम नाम से ही देखें तो हमें पता लगता है कि व्यवस्थापिका मूलतः विचार विमर्श के लिए बनाई गई एक सभा है। व्यवस्थापिका में अलग अलग समुदायों के प्रतिनिधि होते हैं। ये प्रतिनिधि विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं और इसीलिए देखिए व्यवस्थापिका को कहा जाता है लोकमत का दर्पण। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण भी व्यवस्थापिका ही रखती है। व्यवस्थापिका ये निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाएगा और जो धन है उसको लोक कल्याणकारी कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन पर नियंत्रण। व्यवस्थापिका का ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। अब प्रशासन पर जो नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका, उसको हम दोनों तरह की शासन व्यवस्थाओं में देखेंगे। पहले हम देखते हैं संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। तो देखिए, जहाँ संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ पर व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव होते हैं जो पारित कर सकते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, कटौती प्रस्ताव है, और सबसे बड़ा हथियार उनके पास होता है अविश्वास का प्रस्ताव। व्यवस्थापिका अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को उसके पद से हटा भी सकती है। अब हम बात करें अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। तो देखिए, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था चूंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित होते हुए भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कैसे रखती है वो अब हम देखते हैं। जैसे कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है अमेरिका में, तो हम अमेरिका की ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति जो भी नियुक्तियां करता है या राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ जो भी संधियां करता है, उन संधियों के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके अलावा जो अमेरिका की पार्लियामेंट है, युद्ध और शांति की घोषणा करने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास ही होता है। इसके अलावा
जो सीनेट है, सीनेट मतलब अमेरिका की पार्लियामेंट का अपर हाउस, उच्च सदन, सीनेट उसको हम कहते हैं। तो जो सीनेट है अमेरिका की, वो इन्वेस्टिगेशंस कमिटीज़ भी अपॉइंट करती हैं। और ये जो कमिटीज़ हैं, ये प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच करती है। और इसीलिए इन समितियों को फिशिंग ट्रैप्स भी कहते हैं। फिशिंग ट्रैप्स यानी मछली पकड़ने का जाल। अब हम लें न्याय संबंधी कार्य। तो देखिए, व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ब्रिटेन की बात करें, इंग्लैंड की अगर हम बात करें, तो इंग्लैंड में जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा यानी कि वहाँ की पार्लियामेंट का उच्च सदन, लॉर्ड सभा। तो जो लॉर्ड सभा है वो अपील, एक तरीके से उच्चतम अपील न्यायालय के रूप में कार्य करता है, ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। इस अगर हम अमेरिका की बात करें या अगर हम भारत की बात करें, तो अमेरिका की कांग्रेस को और भारत की पार्लियामेंट को भी न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा जो व्यवस्थापिका है, वो व्यवस्थापिका के सदस्यों पर या निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग भी चला सकती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो या पार्लियामेंट के बाहर का व्यक्ति हो, अगर वो व्यवस्थापिका की आलोचना करता है, तो व्यवस्थापिका उन पर अवमानना का आरोप लगा सकती हैं। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्यों की अगर हम बात करें, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात हम करते हैं भारत से। तो आप देखिए कि भारत में जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, पार्लियामेंट के निर्वाचित सदस्य। इसी तरह उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं वो। अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, तो स्विट्जरलैंड की जो व्यवस्थापिका है, वो वहाँ पर मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनती है, न्यायाधीशों को चुनती है, प्रधान सेनापति को भी चुनती है। तो इस तरीके से कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पर कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका का चयन करती है, न्यायपालिका का भी चयन करती है और प्रधान सेनापति का भी चयन करती है। नेक्स्ट है समितियों और आयोगों की नियुक्ति। जो व्यवस्थापिका है वो बहुत सारी जांच समितियां भी अपॉइंट करती हैं, जैसे कि अमेरिका की सीनेट, जिसको ये अधिकार प्राप्त है कि वो जांच समितियों की नियुक्ति कर सकती है। इसी तरीके से भारत में जो पार्लियामेंट है, वो विभिन्न तरह के आयोगों की रचना कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वित्त आयोग है या प्रशासनिक सुधार आयोग है, तो इनकी स्थापना पार्लियामेंट के द्वारा ही की जाती है। और लास्ट इसमें हम लेते हैं जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। देखिए, पार्लियामेंट में एक तरीके से जनता के प्रतिनिधि होते हैं। तो ये प्रतिनिधि एक तरीके से जनता की भावनाओं को बताते हैं। ये सरकार को बताते हैं कि जनता को क्या समस्याएं हैं, जनता क्या चाहती है, और ये सरकार को प्रेरित करते हैं कि सरकार जनहित में कार्य करे। तो एक तरीके से जो पार्लियामेंट है वो जनता का रिप्रेजेंटेशन करती है, जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त करती है। अब देखिए, आजकल हम क्या ट्रेंड देख रहे हैं कि कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका की शक्तियां कम हो रही है। इसे हम कहते हैं व्यवस्थापिका का पतन। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि व्यवस्थापिका की शक्तियां कम होती जा रही है, व्यवस्थापिका का पतन होता जा रहा है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे कार्यपालिका के कार्यों में वृद्धि। हम देखते हैं कि आजकल जैसे एक तो लोक कल्याणकारी राज्य का कंसेप्ट लगभग सभी देशों ने अपना लिया है, और लोक कल्याणकारी राज्य होने के कारण सरकार विभिन्न तरह की योजनाएं चलाती हैं, और सरकार के द्वारा ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यपालिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके कारण कार्यपालिका के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। दूसरे हम देखते हैं कि जो अगर हम व्यवस्थापन संबंधी कार्यों की बात करें, तो व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में भी हम देखते हैं कि अधिकांशतः जो विधेयक होते हैं, अधिकांशतः जो बिल होते हैं कानून बनाने के लिए, वो कार्यपालिका के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है प्रदत्त व्यवस्थापन।
प्रदत्त व्यवस्थापन क्या होता है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रदत्त व्यवस्थापन का अभिप्राय ये है कि देखिए, व्यवस्थापिका कानून निर्माण का कार्य करती है, लेकिन जब या हम आजकल देखते हैं कि व्यवस्थापिका के पास कार्यभार बहुत अधिक बढ़ गया है, तो व्यवस्थापिका क्या करती है कि वो कानूनों की केवल मोटी रूपरेखा तैयार करती है और उस कानून के संबंध में नियम और उपनियम बनाने का कार्य वो कार्यपालिका को सौंप देती है। तो इसे हम कहते हैं प्रदत्त व्यवस्थापन, यानी कि व्यवस्थापिका द्वारा स्वेच्छा से व्यवस्थापन संबंधी कार्य कार्यपालिका को सौंप देना। तो चूंकि आजकल प्रदत्त व्यवस्थापन का चलन बढ़ गया है, तो कार्य व्यवस्थापिका स्वेच्छा से कार्यपालिका को कानूनों के संबंध में नियम और उपनियम बनाने का कार्य सौंप रही है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण व्यवस्थापिका की शक्तियां कम होती जा रही है और कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट है रेडियो और टेलीविजन। देखिए, रेडियो और टेलीविजन से क्या हुआ है, ये एक तरीके से संचार के साधन हैं, और जैसे जैसे ये संचार के साधन बढ़े हैं, वैसे वैसे क्या हुआ है कि जो कार्यपालिका है उसका जनता से संपर्क बढ़ा है। और जब कार्यपालिका का जनता से संपर्क बढ़ता है, तो जनमत जो है उसका झुकाव कार्यपालिका प्रधान की तरफ हो जाता है, ऐसा देखा गया है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, तो जब भारत की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, या अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन, तो इन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था कि जो टेलीविज़न या इस तरह के जो साधन हैं, इनका प्रयोग करके जनमत को अपने पक्ष में किया जा सकता है। नेक्स्ट है विशेषज्ञों की परिषदों एवं समितियों का विकास। आजकल क्या है कि जब विधेयक तैयार किए जाते हैं, तो विधेयक का जब ड्राफ्टिंग किया जाता है और उसके बाद जब विधेयक को अंतिम रूप दिया जाता है, तो हर स्तर पर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी राय ली जाती है और उनकी सलाह लेने के बाद ही संबंधित विषय को पार्लियामेंट में अप्रूवल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो अगर कोई विधायक उस पर प्रश्न करता है या उसमें कोई संशोधन प्रस्तुत करता है, तो कई बार उसे ये कह दिया जाता है कि चूंकि ये विधेयक विशेषज्ञ की सलाह से तैयार किया गया है, तो उसकी राय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो जैसे जैसे कानून निर्माण में विशेषज्ञों की भूमिका बढ़ती जा रही है, समितियों की भूमिका बढ़ती जा रही है, कि जैसे मान लीजिए कोई बिल रखा गया पार्लियामेंट में और उस बिल पर बारीकी से विचार करने के लिए एक अलग से समिति गठित कर दी जाती है। तो उसके बाद अगर कोई विधायक उस पर अपनी कोई राय देता है, तो उसका इतना महत्व नहीं रह जाता। तो जैसे जैसे कानून निर्माण में विशेषज्ञों और समितियों की भूमिका बढ़ी है, विधायकों का महत्व या हम कहें कि सांसदों का महत्व कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है सेनाओं पर कार्यपालिका का नियंत्रण। देखिए, जो कार्यपालिका प्रधान है वही सर्वोच्च सेनापति होता है और युद्ध या संकट के समय तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और ऐसे समय में जो कार्यपालिका है उसकी भूमिका या उसकी शक्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट है विदेश संबंधों की प्रधानता। आजकल हम देख रहे हैं कि वैदेशिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से, और वैदेशिक मामलों में कार्यपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विदेशी संबंधों के संचालन में व्यवस्थापिका की भूमिका कार्यपालिका की तुलना में कम होती है। कार्यपालिका प्रधान ही दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले संधि समझौतों पर डिसीजन लेता है। इसलिए कहीं ना कहीं जैसे जैसे विदेशी संबंधों का महत्व बढ़ता जा रहा है, कार्यपालिका की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक राज्य का उदय। सकारात्मक राज्य अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य। अब राज्य लोक कल्याणकारी राज्य बन गए हैं, और ये माना जाता है कि राज्य केवल मूलभूत कार्य ही नहीं करेगा, राज्य केवल अनिवार्य कार्य ही नहीं करेगा, ये राज्य का दायित्व है कि वो सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। और जब राज्य सभी लोगों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाना अपना लक्ष्य बनाता है, तो इसकी व्यवस्था कार्यपालिका को ही संभालनी होती है। तो चूंकि कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ गया है, और तो कार्यपालिका का कार्य क्षेत्र बढ़ने से कार्यपालिका की शक्तियां भी बढ़ी है
फलस्वरूप व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। नेक्स्ट है बड़े बड़े अनुशासित दलों का विकास। जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज का डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे कार्यपालिका का अधिक महत्व बढ़ा है। अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो देखिए, संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो जो कार्यपालिका प्रधान है, वो दल के समर्थन के आधार पर व्यवस्थापिका से कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि जिस दल को पार्लियामेंट में बहुमत मिलता है, उसी दल का नेता कार्यपालिका का गठन करता है। और चूंकि कार्यपालिका में उन लोगों को शामिल किया जाता है जो उस दल के महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं, इसलिए व्यवस्थापिका के सदस्य कभी भी कार्यपालिका के आदेश की अवहेलना नहीं कर पाते। और लास्ट है व्यवस्थापिका में साधारण योग्यता के व्यक्तियों की भरमार। व्यवस्थापिका के जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, और ये माना जाता है कि जो व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो कि लोकप्रिय अधिक होते हैं। योग्यता की दृष्टि से वो अपेक्षाकृत कम माने जाते हैं कार्यपालिका के सदस्यों की तुलना में। तो चूंकि व्यवस्थापिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्यों की तुलना में कम योग्य माने जाते हैं, और ऐसा माना जाता है कि जैसे अगर हम संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो व्यवस्थापिका के में से जो अधिक योग्यता के व्यक्ति हैं उनको प्रधानमंत्री मंत्री बनाकर कार्यपालिका में शामिल कर लेता है। और इसी तरीके से अगर हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको शामिल कर लेता है, विशेषज्ञों को शामिल कर लेता है राष्ट्रपति। तो ये माना जाता है कि भाई व्यवस्थापिका के जो सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्यों की तुलना में कम योग्य होते हैं, और इसके कारण भी कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। और एक दो कारण को हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ। जैसा कि हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल को कंट्रोल नहीं करती है, बल्कि व्यवहार में हम देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, वो व्यवस्थापिका पर कंट्रोल करती है। स्पेशली संसदात्मक शासन व्यवस्था में हम कहने को तो कहते हैं कि जो लोकसभा है उसके पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करके वास्तविक कार्यपालिका को हटाने की शक्ति है, लेकिन व्यवहार में क्या होता है? व्यवहार में ये होता है कि जो मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो चूंकि उनके पास लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है, तो अपनी इस शक्ति के आधार पर वो व्यवस्थापिका पर हावी रहते हैं। और अगर हम और कुछ कारणों की अगर हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को एक स्ट्रांग लीडर की आवश्यकता होती है, और एक स्ट्रांग लीडर कार्यपालिका ही उपलब्ध करवा सकती है, व्यवस्थापिका नहीं। और वर्तमान समय में जिस तरीके के नए नए आर्थिक और राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाते हैं अचानक कभी कभी, तो इस तरह की संकटकालीन स्थिति का सामना करने का जो सामर्थ्य है वो कार्यपालिका में ही होता है, व्यवस्थापिका में नहीं होता। तो ये समस्त कारण हैं जिनके कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है और व्यवस्थापिका की शक्तियाँ कम होती जा रही हैं। थैंक यू।